खुद को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? अगर दुर्भाग्यजनक है, पिछड़ापन वाकई में आपको महसूस होता है तो ये बात ठीक है कि जबलपुर के विकास को लेकर आज मैं भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि कांग्रेस के शासनकाल में ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में भी शामिल नहीं था। आप मानते हैं कि जनता ने जिस हिसाब से आपको समर्थन दिया, उनके उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं आज की तारीख में? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक कार्यक्रम की औपचारिकता करके और उसके बाद उस विषय को छोड़ दें। और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने वो एयरपोर्ट भी स्वीकृत कराया है। देखा जाए तो काफ़ी निराशा का भाव है आपको लेकर। जबलपुर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे नए काम प्रारंभ होने वाले हैं। नमस्कार, टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। पिछले एक दशक से जबलपुर संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी करते आ रहे सांसद राकेश सिंह की गिनती साफ और बेदाग छवि वाले नेताओं में ज़रूर होती है, लेकिन पिछले 10 साल में वे जबलपुर को ऐसी कोई बड़ी सौगात नहीं दिला पाए जिसका हकदार यह शहर है। विमान और रेलगाड़ियों के लिए दिल्ली भोपाल एक की तो बैलगाड़ी यात्रा, पद यात्रा और जल यात्राओं के जरिए जबलपुर के हक की आवाज़ बुलंद की। बावजूद इसके यह जबलपुर विकास के नाम पर पहले भी रेंगता रहा और आज भी हालात कमोवेश वैसे ही हैं। पिछले 10 सालों में सांसद राकेश सिंह ने कितना कराया विकास और जबलपुर की झोली में कितनी सौगातें आई? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम मांगेंगे खुद सांसद राकेश सिंह से। राकेश जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। पिछले 10 साल से आप लगातार सांसद, जनता में परसेप्शन की स्थिति अगर देखा जाए तो काफ़ी निराशा का भाव है आपको लेकर। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब से मैं सांसद बना हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, लगातार कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए मुझे हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और मैंने कोशिश की है कि जबलपुर के विकास को एक दिशा मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं सांसद बना था लगभग 9 वर्ष पूर्व, उस समय जबलपुर के विकास की दिशा को लेकर बहुत भ्रम का वातावरण था कि दरअसल जबलपुर के विकास की दिशा क्या तय हो। और इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि हम जबलपुर की ताकत को पहचानें और उसके साथ साथ जबलपुर के विकास की दिशा तय करें। बहुत सारी बातें आती थी, कभी कोई कहता था कि एंसिलरी यूनिट लाएंगे। कांग्रेस के लोग लगातार 40 साल तक यही इस शहर को झुंझुना देते आए थे। और मैंने उस समय पहली बार ये कहा था कि जब आज फैक्ट्रीज़ के पास, डिफेंस की फैक्ट्रीज़ के पास ही काम नहीं है तो एंसिलरी यूनिट कैसे जबलपुर में आ सकती हैं। और इसीलिए हमको अपने विकास की दिशा तय करना होगी। और तब मैंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है पर्यटन, जिसके माध्यम से जबलपुर में हम समृद्धि ला सकते हैं, जबलपुर में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जबलपुर विकास के रास्ते पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए मैंने उस समय तय किया था कि हम पर्यटन वाले विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, जबलपुर की मार्केटिंग करेंगे। और उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि जब बात होती है जबलपुर में औद्योगिकरण की, तो जबलपुर में औद्योगिकरण होना चाहिए, हर कोई ये चाहता है, लेकिन किस तरह का औद्योगिकरण? तो मुझे उस समय पर लगा कि जबलपुर की ताकत है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना अगर जबलपुर में होती है तो निश्चित रूप से जबलपुर के लिए लाभदायक होगा। जबलपुर चारों तरफ से कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, जबलपुर में बड़ी संख्या में किसान निवास करते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। और इसीलिए मैंने कृषि आधारित उद्योगों की बात की थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम जब बात करते हैं विकास की, तो विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे तो हम विकास की कोई दिशा तय नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने फिर ये कोशिश की कि जो उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना। और मुझे सबसे पहले ये लगा कि कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो जबलपुर के विकास की दिशा को हम गति प्रदान नहीं कर सकते। और मुझे लगा कि यही वो कारण है कि अंग्रेज़ों के टाइम पर जो जबलपुर बड़ा शहर माना जाता था, धीरे धीरे बाद में पिछड़ता चला गया, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में हम लगभग शून्यता की स्थिति पर आकर खड़े हुए थे। और इसलिए फिर एक के बाद एक मैंने प्रयास कनेक्टिविटी को लेकर किए, चाहे वो रेल सेवाओं का मामला हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का मामला हो, और उसके परिणाम हमारे सामने हैं। और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जबलपुर की जनता के आशीर्वाद से, जबलपुर की जनता के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत से मैंने लगातार जितने भी प्रयास किए उनमें ये सारी ताकतें साथ में जुड़ी और उन प्रयासों में मुझे सफलता मिली। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जब हम जबलपुर की बात करते हैं तो ये बात ठीक है कि जबलपुर के विकास को लेकर आज मैं भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे विकास की एक दिशा तय हो चुकी है। आज हमारे पास रास्ता है
कि किस रास्ते पर आगे बढ़कर जबलपुर को विकास की दृष्टि से आगे लेकर। सांसद जी, आपने पर्यटन की भी बात की। पर्यटन को लेकर काफ़ी प्रयास आपकी तरफ से निश्चित तौर पर हुए हैं। कई बार प्रेजेंटेशन हुए हैं, देश विदेश के उद्योगपतियों को आपने जबलपुर में इकट्ठा किया, डेस्टिनेशन जबलपुर का कार्यक्रम किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक नर्मदा महोत्सव का आयोजन निरंतरता के रूप में जबलपुर को मिली, पर्यटन के मामले में बाकी तो शून्य है। मुझे लगता है कि हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा और पीछे पलटकर आपको भी एक बार देखना पड़ेगा कि हम ये कैसे कह सकते हैं। नर्मदा महोत्सव तो जबलपुर की एक पहचान आज बन चुका है, जिसको मैंने ही प्रारंभ कराया था, लेकिन जबलपुर मेगा सर्किट में शामिल हो गया। हम अगर बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में जो हमारी ताकत है, भेड़ाघाट, यहाँ का जो नर्मदा जी का वाटरफॉल है भेड़ाघाट, जिसको हम विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि कांग्रेस के शासनकाल में ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में भी शामिल नहीं था। और मैंने लगातार उसके लिए प्रयास किए, जबलपुर को मेगा सर्किट में शामिल कराया और इस मेगा सर्किट में 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये मानता था कि जबलपुर अगर कोई पर्यटक आता है तो यहाँ पर आने के बाद में वो रुके। जब वो यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ पैसा खर्च करेगा, जो वो पैसा खर्च करेगा वो पैसा यहाँ की इकोनॉमी में के लिए लाभदायक होगा। और इसीलिए हमारी ये कोशिश रही है कि ऐसा सारा का सारा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जबलपुर टूरिस्ट हब के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज मुझे इस बात पर गर्व है कि आज जबलपुर के पर्यटन को पूरे देश में कोई नहीं नकार सकता। ये बात ज़रूर है कि अभी हमको और भी लड़ाई लड़ना बाकी है और भी बहुत सारे काम करना बाकी हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 3 सालों के भीतर जबलपुर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे नए काम प्रारंभ होने वाले हैं। पिछले कई दशकों से जनता विकास के दावे सुनती आ रही है, कस्बाई मानसिकता, कस्बाई तस्वीर उभर कर जो अभी लगातार पीछा नहीं छोड़ रही जनता का। क्या मानते हैं, क्यों ऐसी स्थिति है जबलपुर के मामले में? ये दुर्भाग्य रहा है। मैंने कहा, पहले भी कहा है कि आज़ादी के बाद ये जबलपुर शहर जो अंग्रेज़ों के समय पे एक बड़े शहर के रूप में माना जाता था, लेकिन इसकी निरंतर उपेक्षा होती चली गई। और उस उपेक्षा का परिणाम था कि जबलपुर देश के एक बड़े गांव के रूप में अखबार लिखा करते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले 8-9 सालों में जबलपुर का चित्र बहुत तेज़ी के साथ में बदला है। और आज स्थिति ये है, आपको ध्यान में होगा, बीच में इंडिया टुडे ने अपने एक अंक में जबलपुर को तेज़ी के साथ विकसित होने वाले शहरों की श्रेणी में शुमार किया था। देश के 20 गिने चुने शहरों में उसको शामिल किया था। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि इंग्लैंड में जो वर्ल्ड्स मेयर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उसके बाद उन्होंने जो पत्रिका निकाली है, उसमें दुनिया के 200 तेजी के साथ विकसित होने वाले शहरों में जबलपुर को माना है। सांसद जी, संभावनाओं की बात तो लगातार की जा रही है, आपने भी की है, इसके पहले कई नेताओं ने की है, लेकिन जब बारी कोई सौगात दिलाने की या शहर में स्थापित इंडस्ट्रियल आईटी हब बनाने की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, तो दूसरे शहर के नेता अपने हड़पने में कामयाब हो जाते हैं, अपने शहरों में स्थापित कराने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन यहाँ जबलपुर में इतनी वजनदारी से अपनी बात क्यों नहीं रख पाते यहाँ के नेता? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। विकास ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दुकान पे गए, पैसा दिया और विकास खरीद के ले आए। आप देखिए ना, बाकी शहरों की अगर बात करें, ये एक दिन का काम नहीं है कि मैंने अभी जो कहा कि हम दुकान पे जाएं और विकास खरीद के ले आएं, ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए मैंने आपसे अभी जो कहा कि सबसे पहले तो हमको उसकी दिशा तय करना होती है और उस दिशा के लिए उस दिशा की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना होता है। बहुत सारी अड़चनें इसमें सामने आती हैं, बहुत सारी रुकावटें सामने आती हैं, उन सबको धीरे धीरे दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। और ये निरंतरता हमारी आज भी जारी है। और इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता, एक भी ऐसा प्रमाण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी प्रमाण ऐसा नहीं होगा जिसमें हम ये कह सकें कि हमारा हिस्सा कोई और हड़प कर ले गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बड़े साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि महाकौशल की और जबलपुर की उपेक्षा अब नहीं होगी। और आज परिणाम हमारे सामने है। आज जबलपुर में 2 यूनिवर्सिटी की सौगात मिली है। हम प्रारंभ से मानते थे कि जबलपुर में एजुकेशनल हब बनने की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं और ये उसकी शुरुआत है। अभी ये शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़े एजुकेशनल सेंटर के रूप में जबलपुर उभर कर सामने आने वाला है। आपने विकास और पिछड़ेपन के लिए दुर्भाग्यजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। खुद को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं, अगर दुर्भाग्यजनक है, पिछड़ापन वाकई में आपको महसूस होता है तो? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि विकास से कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता और मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे तो सारी वो प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन मैं इस बात से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जबलपुर की जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया था
उसके कारण जो प्रयास मुझे करना चाहिए थे, उन प्रयासों में मैंने कभी कोई कमी नहीं की। और इसलिए मैं बार बार दावे के साथ मैं कहता हूँ कि पिछले 9 सालों में जबलपुर के विकास की दिशा हमने तय की है और आज उस दिशा की ओर जबलपुर बढ़ रहा है। जबलपुर में हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई है और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने वो एयरपोर्ट भी स्वीकृत कराया है। और अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण भी उसके लिए किया है। और आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि जिस दिन वो एयरपोर्ट बनकर पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाएंगी, जबलपुर मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाले शहरों में से एक शामिल होगा। हमें अपनी ताकत को कम नहीं मानना चाहिए। ये डुमना नेचर रिजर्व, ये भी मेरी ही खोज है। जब आप बात करते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से हमारी उपलब्धि क्या है, तो डुमना नेचर रिजर्व ये तो पहले भी था, एक जंगल के रूप में पड़ा हुआ था, कोई इसको नहीं जानता था, लेकिन मैंने ही इसको खोजा और आज जो स्वरूप उसका हम देख रहे हैं, मैं उस स्वरूप से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहाँ आज जबलपुर के लोगों को भी, जबलपुर के लोग भी पर्यटन की दृष्टि से अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आज उनके पास में अनेक अच्छे स्थान उपलब्ध हैं। और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि यही डुमना नेचर रिजर्व एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभर कर हम सबके साथ। 2004 में 99,531, 2009 में 1,06,003 मतों से आपको व्यापक समर्थन मिला, व्यापक जीत, बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं इसे। आप मानते हैं कि जनता ने जिस हिसाब से आपको समर्थन दिया, उनके उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं आज की तारीख में? देखिए, ये तो जनता ही तय करेगी, इसका आकलन करने वाला मैं कोई नहीं होता। हाँ, मैं बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऋणी हूँ जबलपुर की जनता का, जिसने एक साधारण परिवार के साधारण व्यक्ति को अपना इतना आशीर्वाद दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ, जिनकी ताकत हमेशा मेरे साथ में रही है। और मेरी कोशिश होगी, मैंने पहले दिन कहा था, जब मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, तब मैंने ये कहा था कि मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि जिसके कारण किसी का सर शर्म से झुके। और उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य हों वो जबलपुर के विकास के लिए हों, इस शहर को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हों। और मेरी वो कोशिश आज भी जारी है, चाहे वो लोकसभा का फोरम हो, चाहे वो सड़कें हों, हर जगह मैंने कोशिश की है। और मैं जबलपुर के सर्वांगीण विकास का पक्षधर हूँ। मैं जबलपुर के जब बात करता हूँ विकास की, तो मैं ये मानता हूँ कि सर्वांगीण विकास किए बगैर हम जबलपुर के विकास को गति नहीं दे सकते। और इसीलिए मैंने जल रक्षा यात्रा की थी। भीषण गर्मी के दिनों में 16 दिन की पदयात्रा मैंने की थी, ताकि जल के महत्व को लोग समझें, बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास करें। एक सांसद की दृष्टि से मुझे लगता है कि मैं जन जागरण का काम कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए था। कितनी जागरूकता आई, कभी समीक्षा करने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी और मैंने उसको पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ मुझे लगता था कि जबलपुर में चारों तरफ कृषि क्षेत्र है। आज रासायनिक खाद का प्रयोग जिस तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ उसके कारण उत्पन्न हो रही हैं। और इसीलिए जैविक खेती को लेकर भी मैंने एक बड़ा आयोजन किया था। उसमें देश से बड़े विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने अपनी सारी राय दी। जबलपुर के हजारों किसान उस जैविक खेती के उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मेरे सवालों में दोनों बातें, जैविक खेती को लेकर आपने जो कार्यशाला की वो है, जल यात्रा भी है। इसके बाद कभी समीक्षा करने की ज़रूरत समझी आपने कि किस प्रकार के नतीजे सामने आए, कितना अडॉप्ट कर रही है जनता इन बातों को लेकर, कितना फ़ायदा लोगों को मिलने लगा है? मेरा ये क्रम कभी रुका नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक कार्यक्रम की औपचारिकता करके और उसके बाद उस विषय को छोड़ दें। मेरी जल रक्षा यात्रा निरंतर जारी है। हर साल मेरा ये प्रयास होता है कि गर्मी के दिनों में उस दिशा में कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, चाहे वो जोधपुर की पहाड़ियों पर कंटूर बनाने का काम हो या फिर संग्राम सागर की सफाई का अभियान हो। और मेरा वो प्रयास निरंतर जारी है। आप कई संसदीय समितियों के भी सदस्य हैं, बहुत सारी समितियाँ हैं। क्या देखा जाए तो इन समितियों का कितना फ़ायदा जबलपुर को या जबलपुर की जनता को मिला है, उन सांसद के अलावा, सांसद के प्रयासों को दूर किया जाए तो? हमको दो बातों को पहले समझना पड़ेगा। हमें एक सांसद के कार्य को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वास्तव में देश के संविधान ने सांसद का क्या कार्य तय करके रखा, निर्धारित किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे अपेक्षा भी बढ़ी है। और इसीलिए कोई भी सांसद ये कहते हुए कि उसका काम केवल लोकसभा के भीतर कानून बनाना है, नियमों का पालन करवाना है, इससे बच नहीं सकता। और इसीलिए मैंने इससे बचने का कभी प्रयास नहीं किया। संसदीय समितियां वास्तव में ज्ञान का भंडार होती हैं। जब उन संसदीय समितियों में हम जाते हैं, बहुत सारे विषयों की जानकारियां हमें होती हैं। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मेरा संसदीय समितियों से संबंधित, विकास से संबंधित जो विषय है, मैंने हमेशा
पर्यटन वाली संसदीय समिति को ही तरजीह दी है और उसमें मैं रहा हूँ। और आज जो कुछ भी जबलपुर को मेगा सर्किट में अगर हम शामिल कर पाए हैं तो उसमें पर्यटन संसदीय समिति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक आम शिकायत है कि आप संसद में सवाल किस समय पूछते हैं। कभी लोगों की धारणा कि आप दिखते नहीं हैं संसद में। हाँ, ये है कि सत्र समाप्ति के बाद पत्रकार अखबारों की सुर्खियों में ज़रूर फोटो आपकी नज़र आती है लोगों को। देखिए, आज के समय में आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते और हमारे पत्रकार बंधुओं को तो कोई बना ही नहीं सकता। और अगर मैं हर साल के बाद, मैंने परंपरा प्रारंभ की थी जब मैं पहली बार सांसद बना था, तब से लेकर अभी तक कि जबलपुर की जनता ने अगर मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर रहा हूँ, ये उनको साबित करूँ। और इसीलिए लोकसभा के प्रत्येक सत्र में मैंने कौन कौन से काम किए हैं वो सारे विषयों की जानकारी मैं अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जबलपुर की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और इसीलिए इसमें कोई किसी को भ्रम में डालकर, झूठ बोलकर नहीं बच सकता। और मेरे सारे प्रश्न आप सबके सामने हैं, जबलपुर की जनता के सामने हैं। समय समय पर आवश्यक होता है, जब कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आप सारे लोगों को उपलब्ध कराता हूं। ये भी कहा जाता है कि पार्टी और संगठन की जिम्मेदारियां बखूबी और बेहद संजीदगी के साथ निभाते हैं, लेकिन विकास में वैसी बेचैनी नज़र नहीं आती। देखिए, एक जनप्रतिनिधि को तालमेल बनाना होता है। तालमेल बनाना होता है उसको अपने उस राजनीतिक दल से जिसके माध्यम से वो जनता तक पहुंचा है। निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सांसद के रूप में जनता से आशीर्वाद पाने का अधिकारी बना हूं और इसलिए मुझे तालमेल बनाना होगा। अगर पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, पार्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी हमारे लिए बहुत श्रद्धा की केंद्र है, पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी हमें दी है तो हमको उसको भी निभाना है, लेकिन साथ साथ सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है। और इसलिए दोनों ही मामलों में मैं कभी पीछे नहीं हटता। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी एक भी ग्राम पंचायत, 550 से अधिक ग्राम पंचायतें इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसका सांसद के रूप में मैंने दौरा न किया हो, सांसद निधि से वहाँ पर राशि न प्रदान की हो। और साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी निरंतर मेरा प्रयास होता है कि शहर के हर हिस्से में मेरी उपस्थिति होना चाहिए और उसके साथ साथ विकास की दृष्टि से जबलपुर को दिशा मिले, जबलपुर के विकास की गति कम ना हो, ये भी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि मेरी है। और मेरी कोशिश है कि मैंने ऐसी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मैं कभी पीछे दिखाई ना दूँ। सांसद राकेश सिंह से हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांसद राकेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, शुरू करते हैं उनसे सवालों का सिलसिला। सांसद जी, ब्रॉडगेज एक बड़ा मसला उभर कर सामने आया है जिसका कभी जो है समाधान हुआ ही नहीं है। क्या लगता है कि अंत कोई जो जख्म है ये भर पाएगा कभी? एक बार मैं फिर से दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करूंगा। अटल जी के समय पे जब देश में एनडीए की सरकार थी, ये बहुप्रतीक्षित मांग हमारी पूरी हुई थी। महाकौशल, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जबलपुर के साथ साथ पूरा महाकौशल कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पिछड़ा रहा है और इन सब बातों को देखते हुए इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के कारण ये जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और ये माना गया था कि 8 से 10 वर्षों के भीतर ये परियोजना का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 511 करोड़ रुपए की परियोजना थी। लेकिन जब मैं 2004 में सांसद बना तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 20 करोड़ रुपए की राशि इस ब्रॉडगेज परियोजना के लिए प्रदान की गई थी और तब मुझे लगा कि ये इसके साथ जाती है और तब मैंने निरंतर संघर्ष किया और मैंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जबलपुर के विकास की दृष्टि से हम जबलपुर को पिछड़ने नहीं देंगे। मुझे लोगों ने कहा कि आप तो विपक्ष के सांसद हैं, आप क्या करेंगे, केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार है और इसीलिए वहाँ पर आपकी बात का महत्व नहीं है, हम केवल बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हम उनको मजबूर करेंगे कि इस ब्रॉडगेज परियोजना को वो पीछे नहीं कर सकते। और तब मैंने, आपको याद होगा, कटनी से जबलपुर तक पदयात्रा की थी, हल्ला बोल पदयात्रा, और उस पदयात्रा में उन 7 दिनों में मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 2 लाख लोगों से मेरा सीधा संपर्क हुआ था। जिस दिन जबलपुर में रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने उस हल्ला बोल यात्रा का समापन हुआ था, 50,000 लोग उस दिन उस पदयात्रा में मेरे साथ थे, जिसने ये साबित किया था कि लोगों के भीतर वास्तव में कितना दर्द है इस विषय को लेकर। और इसीलिए मैंने उसके बाद प्रयासों की पराकाष्ठा की, हर बार एक के बाद एक लगातार आंदोलन किए, सड़कों पर आंदोलन किया, रेलवे की महापंचायत की जिसमें पूरे
महाकौशल क्षेत्र के सांसदों को और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उसके साथ साथ लोकसभा के भीतर इस विषय पर निरंतर प्रयास किए। चाहे कोई सा भी रेल बजट हो, हर रेल बजट में मेरी उपस्थिति दर्ज है, उसमें ब्रॉडगेज परियोजना है और उसी का परिणाम है कि जिस काम को वो गति धीमी करना चाहते थे, रोकना चाहते थे, हमने उसको पिछड़ने नहीं दिया। लेकिन जो राशि इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए थी वो उसमें नहीं मिली। हर बार रेलवे ने संसाधनों की कमी का बहाना बनाया, पैसों की कमी का बहाना बनाया और उसके बावजूद भी जो पैसे उन्होंने दिए उस पैसे से जितनी तेज़ी के साथ काम बढ़ना था वो नहीं बढ़ सका और इसीलिए 511 करोड़ की परियोजना आज लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें सबसे प्रमुख बात कि जब शुरुआत हुई परियोजना की, परियोजना प्रारंभ हो गई, पैसे दिए गए, एनडीए सरकार के समय पे 100 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में लगातार हमारे प्रयासों से, जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये राशि बढ़ना प्रारंभ हुई। लेकिन अचानक 4 साल पहले उसमें एकाएक पर्यावरण स्वीकृति का अड़ंगा सामने आ गया और उसके बाद उसको केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उसको रोक दिया। 600 करोड़ से अधिक राशि खर्च हो गई और आप उसके बाद कहते हो कि चूंकि नेशनल पार्क का कॉरिडोर का एक छोटा सा हिस्सा उसमें से निकलता है और इसीलिए अब इसको परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। क्या ये नेशनल लॉस नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय क्षति नहीं है? क्या लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और इसीलिए मैंने उसके बारे में भी प्रयास किया निरंतर। आज कोई भी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन ऐसा नहीं है 2004 से लेकर आज तक जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई हो। अनेकों बार कोई रेल मंत्री बाकी नहीं है जिससे इस विषय पर लगातार चर्चा ना हुई हो। और पिछले दिनों तो मैंने प्रधानमंत्री को मिलकर भी उनको भी ज्ञापन सौंपा कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनको याद दिलाया कि पहले भी फग्गन सिंह जी कुलस्ते और हम दोनों एक बार आपसे मिले थे और आज मैं फिर आपके पास में आया हूँ। 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है इस परियोजना के ऊपर और उसके बावजूद उस परियोजना को आज इसलिए केवल रोक दिया जाएगा कि साहब वहाँ से कई बार शेर गुजरता है। तो हमें इस बात पे पूर्ण सहमति है कि वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, लेकिन जनता के हितों की चिंता भी हमको करना पड़ेगी। आज ये महाकौशल क्षेत्र जो कनेक्टिविटी के मामले में पिछड़ा हुआ है, जिस दिन ये गेज परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा, जबलपुर से दक्षिण भारत की दूरी, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूर्व से दक्षिण की दूरी 273 किलोमीटर कम हो जाएगी और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अधिक लाभ रेलवे को प्राप्त होगा। उनका ईंधन बचेगा, समय बचेगा और इसलिए इस परियोजना को प्राथमिकता देना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं। क्या लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा जल्द? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा है और उन्होंने कहा कि 650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो इसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता और मैं इसके बारे में शीघ्र ही संबंधित विभागों में अपनी ओर से जानकारियां मंगाऊंगा, उनसे रिपोर्ट मंगाऊंगा और इसमें से कोई ना कोई बीच का रास्ता हम निकालेंगे। सरकार तो जल्दी आखिरी बजट पेश करेगी, रास्ता निकलेगा। सरकार अगले महीने आखिरी बजट पेश करेगी, क्या कोशिश रहेगी इस मामले को लेकर आपकी? मेरी कोशिश निरंतर जारी है। मैं पिछले 2 महीने के अंदर 4 से अधिक बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से और संबंधित अधिकारियों से मिल चुका हूं और मैंने उनसे बात की है कि शीघ्र ही इसका निराकरण होना चाहिए, इस परियोजना को अधिक से अधिक राशि मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जबलपुर के विकास का जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आमतौर पर चर्चाओं से बाहर रह जाता है, वो है यहाँ से लेकर इटारसी से लेकर और नैनी तक के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन, जो लंबे समय से उसकी मांग थी। पिछली बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर मित्तल थे, मैंने लगातार उनसे कहा, वो जबलपुर में भी पहले अधिकारी के रूप में काम कर चुके थे और मुझे खुशी है इस बात की कि उस महत्वपूर्ण परियोजना को भी आप सबके सहयोग से, हमारे प्रयासों से उसमें सफलता मिली और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को स्वीकृति प्रदान हो गई। प्रारंभिक रूप से जो राशि मिली मैं मानता हूं कि बहुत कम है, उसमें जो राशि लगना है वो बहुत अधिक राशि का खर्च उसमें है, इसलिए उसमें समय लगेगा। लेकिन एक बार वो परियोजना प्रारंभ तो हो गई और इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले कुछ वर्षों में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूर्ण हो जाएगा और जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कई ऐसी ट्रेनों की सौगातें हमको मिलेंगी जिनके बारे में आज हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। जबलपुर के विकास को गति प्राप्त होगी और इसलिए मैं ये मानता हूं कि वो भी जबलपुर की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विकास की रफ्तार की बात की जाए तो सभी का सामूहिक सहयोग आवश्यक है, लेकिन आपकी राहें हमेशा अलग ही रही, बाकी जनप्रतिनिधियों से तालमेल की कहीं ना कहीं कमी नजर आई। क्यों ऐसी स्थिति है संसद जी? मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि ऐसे हर विषय पर जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों का मुझे पर्याप्त सहयोग मिला है और कोई भी एक भी मेरा कार्यक्रम, एक भी कोई विकास से जुड़ा हुआ विषय आप ऐसा बताइए
जिसमें जबलपुर के जनप्रतिनिधियों का सहयोग ना रहा हो, जबलपुर के जनप्रतिनिधि साथ में ना खड़े रहे हों, और इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है। बहुत बार एक ही दल के भीतर भी सामान्य रूप से कई बार कुछ मनभेद होते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं जब भी काम करता हूँ जबलपुर के विकास को लेकर काम करता हूँ, और इसलिए उन सारे विषयों की स्पष्टता पहले ही चूँकि सारे जनप्रतिनिधियों के बीच में होती है, और इसलिए उन सब का सहयोग मुझे निरंतर प्राप्त होता आया है और आगे भी होता रहेगा। 2 बार आप लगातार जीतते आ रहे हैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र से। दोनों बार की जीत, क्या ये राकेश सिंह की जीत कह सकते हैं या भाजपा की जीत कह सकते हैं? मैं बहुत विनम्रता के साथ में कहना चाहूँगा कि वास्तव में मैं इसको जबलपुर की जनता की जीत मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत मानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी जगह पर कोई दूसरा भी व्यक्ति होता तो वो भी शायद चुनाव जीतता, और इसलिए मैं तो बार बार विनम्रता के साथ जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जनता का ऋणी मैं अपने आप को मानता हूँ कि जिसने मुझे इस योग्य समझा, और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, वो है जबलपुर के विकास को गति देने की, और मेरी कोशिश जारी है। विधानसभा चुनाव के पहले एक चर्चा जोर पकड़ रही थी कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इच्छुक हैं, लेकिन हालांकि सार्वजनिक तौर पर आपने इसका खंडन भी किया। अब किसी बात का मलाल होता है, क्योंकि जितने भी सांसद विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं सब मंत्री बने हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कोई मलाल आप? मेरा प्रारंभ से ही कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, चर्चा जोर पकड़ रही थी। बल्कि मुझे तो, मैं आज आपके सामने स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुझे तो नेतृत्व ने ये कहा भी था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि सांसद के रूप में जो काम मैंने प्रारंभ किए हैं, अभी उन कामों को परिणाम तक पहुँचाना बाकी है, और इसीलिए मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे ये निवेदन किया था कि मेरी प्रसन्नता तो लोकसभा में ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक से वहीं पर शायद काम कर पाऊँगा। और फिर उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि विधानसभा का चुनाव मेरी मंशा के अनुसार मुझे नहीं लड़ना चाहिए। सांसद जी, चुनाव नज़दीक है, कई नाम हवा में तैर रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं तीसरी बार जनता के बीच जाने के लिए? देखिए, मैं आप पर भरोसा करेगी? मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जनता का ऋणी हूँ, अपनी पार्टी का ऋणी हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी कि मुझे चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहिए तो पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी इस लायक मुझे नहीं समझेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मेरे मन में कहीं कोई खुद का आकलन भी होता है, कितने आश्वस्त की अगर बात करें तो भरोसा। इस मामले में मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें व्यक्तिगत आकलन नहीं होता, ये आकलन का अधिकार जनता का है। यदि जनता ने वास्तव में 2 बार लगातार मुझे आशीर्वाद दिया और जनता ये मानेगी कि मैं तीसरी बार भी उनके आशीर्वाद का हकदार हूँ, तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। पार्टी निर्णय करेगी, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। बहुत कम समय अब बचा है, कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे होंगे आपकी नज़र में, जिन पर आपका फोकस रहेगा आने वाले दिनों में? मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे काम ही मेरी प्राथमिकता में हैं, और इनमें से मुझे तो हर दिन ये लगता है कि कितने जल्दी इन सारे कामों को हम पूर्णता प्रदान कर सकें। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें एक दिन में, एक झटके में होने वाली नहीं है। हम सीधा जाकर किसी दुकान से खरीद कर नहीं ला सकते, इसलिए उस प्रक्रिया को तो हमें निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। और मेरी कोशिश है कि जो कामों को प्रारंभ हमने किया है उनको हम परिणाम तक पहुँचाएँ, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो IT का क्षेत्र हो, चाहे वो कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हुए विषय हो, चाहे वो जैविक खेती का विषय हो, चाहे वो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ का विषय हो। इन सारे विषयों को मुझे निरंतर आगे लेकर जाना है, क्योंकि जबलपुर के युवाओं को मैं ये मानता हूँ कि हमारी कोशिश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जबलपुर के युवाओं को रोजगार के अवसर इसी शहर में मिल सकें। सांसद जी, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, टॉक टाइम में बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सांसद राकेश सिंह, जो अपने कार्यकाल के बारे में बेहद बेबाकी के साथ अपनी पूरी बात रख रहे थे। शहर के विकास में उनके योगदान का ब्यौरा भी हमारे सामने पेश किया। अगली बार किसी और खास शख्सियत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।